नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि हम लोग जीएस सीरीज के माध्यम से उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, यानी कि जिनकी संभावनाएं बन सकती हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। और उसी सीरीज में आज हम लोग जो है कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऊपर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंडियन पॉलिटी है उस पर हम लोग कुछ प्रश्नों को जो है विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। यदि मैं बात करूं आज के पहले क्वेश्चन की, वर्ष 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 एंड योर ऑप्शंस आर। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई थी या मान्यता प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे और इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने जो है ये प्रश्न को समझ लिया होगा और अपने आंसर के रूप में आपने इसका आंसर भी सोच लिया होगा। आपसे जो है ऑप्शंस पूछे गए हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले इसमें से हमें जो जानना है दोस्तों वो ये जानना है कि क्या इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है कि नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर पहले की हम लोग बात करें कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी जिन ऑप्शन में 1 नहीं है पहले तो उस ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि 1 वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है रिकॉग्निशन मिला था, ये बिल्कुल सही तथ्य है, यानी कि ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को यहां पर कहा गया था कि आप जो है भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत जो होती है वो लेना बंद कर देंगे। ऑप्शन 4 भी सही है, यानी कि जिसमें ऑप्शन में 4 है वो भी करेक्शन है। और एक और आपसे पूछ रहा है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई के गवर्नर को के जो है शक्तियों को बंगाल के गवर्नर को सौंपा था, जो कि बिल्कुल सही तथ्य है। यानी कि पहले का यदि हम लोग आंसर देखें तो डी वाला ऑप्शन जो है 1, 2, 3 एंड 4 सभी जो है बिल्कुल सही है। साथ में मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों ने अभी तक इन अधिनियम्स के बारे में नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैंने स्लाइड के माध्यम से पूरा एक्ट डिस्कस किया है। मैं स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1773 के अधिनियम से संबंधित सारी जो है बातें जुड़ी हुई हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार जो है 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया था। मतलब जो है ट्रेड विद चाइना, अफीम का यानी कि ओपीएम का ट्रेड भी और जो इंडियन टी थी, इन सब के ऊपर मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्शियली दी थी किस अधिनियम ने? 1813, 1833, 1853 या फिर 1858 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। और इसी चार्टर एक्ट के भीतर भारतीय शिक्षा या इंडियन एजुकेशन के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए का अनाउंसमेंट भी किया था। जो ईसाई मिशनरीज थे, ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको भारत आने के लिए जो है इन्होंने न्योता दिया था। तो ये वाला जो अधिनियम है वो वर्ष 1813 का अधिनियम है। इस अधिनियम पर भी आप जो है डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, देखो कंप्लीट वीडियो जो है अभी हमारा उद्देश्य ये ना होकर उत्तराखंड के जो एग्जाम से उनको फोकस करना है। सो दैट इज अ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग इनको जो है सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था? आई मीन टू से ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन और द डिवीजन ऑफ all the political matters and all the commercial matters of East India Company, and your options are the Pitt's India Act of 1784, the Charter Act of 1833, the Government of India Act of 1919 and the Government of India Act of 1858। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सोच भी लिया होगा कि इसको जो है सही मान्यता मिली थी पिट्स इंडिया एक्ट वर्ष 1784 में।
पिट्स, विलियम पिट्स जो थे उस समय पीएम हुआ करते थे इंग्लैंड के, पिट्स द यंगर के नाम से भी इनको जानते हैं। और इन्होंने 1773 के एक्ट में जो कमियां थी, जो डिमेरिट्स या खामियां थी, उनको फुलफिल करने के लिए अब एक नया एक्ट लाया था जिसमें कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स को अलग कर दिया और कंपनी के कॉमर्शियल मैटर्स को अलग कर दिया और पॉलिटिकल मैटर्स के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था, निदेशक मंडल, इसको भी एस्टेब्लिश किया। जबकि कंपनी के जितने भी कॉमर्शियल मैटर्स थे वो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था संभाल रहा था। ये प्रमुख हो जाता है वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो जिस प्रकार से मैंने कहा है आपसे, आप जो है इस एक्ट को जान सकते हैं, इस एक्ट को जो है यहां पर समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? देखो ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस और उत्तराखंड के एग्जाम में काफी दफे पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखो गाइस टर्म्स को देखें आप लोग, ये भारत के पूछा है न बल्कि बंगाल के, दोनों में डिफरेंस है। अगर बंगाल के पूछा होगा तो वो अलग चीज है, भारत का पूछा है तो ये ऑप्शंस आर रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक और वॉरेन हेस्टिंग। जैसा कि मैंने कहा कि हमें शब्द को फोकस करना है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। 1833 के अधिनियम ने भारत के पहले गवर्नर जनरल का कंसेप्ट दिया था और 1833 में भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। याद करने का तरीका चारों ऑप्शंस में, अगर पूछता कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, 1757 में पहली बार रॉबर्ट क्लाइव बना था बंगाल का गवर्नर, सिर्फ गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्या था, जो कि 1773 के एक्ट ने दिया था, देन आ जाता लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फिर पूछा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला वायसराय 1858 का अधिनियम याद करें और उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है उसको कहते थे। कुल मिलाकर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 3 है, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ही वाज वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको भी जान सकते हैं। और अगले प्रश्न के ऊपर यदि मैं बात करूं तो किस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिखों को, भारतीय ईसाई यानी कि इंडियन क्रिश्चियंस को, आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन के जो है सिद्धांत को प्रदान किया गया था, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन और द पावर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए? फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड द यूरोपियंस। एंड ऑप्शंस पूछ रहा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या फिर 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, देखो वर्ष 1919 के अधिनियम, इसका जो सही जवाब है वह है वर्ष 1919 का अधिनियम। यहीं पर मैं एक और क्लियर कर देता हूं आपको फैक्ट। पहली बार देश में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जब बात की गई थी तो वो मिला था 1909 में मुस्लिम्स को, ठीक है। फिर उसके बाद 1919 में जो ये 4 समुदाय लिखे गए हैं, जिनमें मैंने कहा इंडियन जो है क्रिश्चियंस हैं, एंग्लो इंडियंस है, यूरोपियन है, सिख हैं, ये मिला था। फिर आगे चलकर 1935 में 3 ऐसे वर्ग थे जिनमें वुमेन यानी कि महिलाएं, मजदूर वर्ग यानी कि लेबर्स या जिनको वर्कर्स कहते हैं, एंड डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास यानी कि जो उस समय का दलित वर्ग था। इन 3 समुदायों को 1935 के अधिनियम में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तो यहां पर प्रश्न जो है वो 1919 भी पूछ सकता है, 35 भी पूछ सकता है, 1909 भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन था। पृथक निर्वाचन से आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस एरिया में जिस जो है समुदाय का, जिस भी जो है कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है या पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ज्यादा है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वही लोग करेंगे। जैसे लेट्स सपोज कि उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, तो उनका डिमांड ये था कि भाई मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम्स कर सकते हैं, कोई अन्य समुदाय का नहीं। तो ये होता था सेपरेट इलेक्टोरेट, जो इस अधिनियम में जो है दे दिया गया था। वर्ष 1919 में ये 4 कम्युनिटीज हैं, 1909 में मुस्लिम, और 1935 की जब बात करेंगे हम लोग 1935 की, तो उसमें महिलाएं, वर्कर्स एंड दी डिप्रेस्ड सेक्शन है जिनको दलित वर्ग कहते हैं, ये हुआ करता था। कंप्लीट चर्चा आप लोग जो है 1919 के अधिनियम में इस तरीके से जो है यहां पर कर सकते हैं। हालांकि ये एक्ट जो है थोड़ा विस्तारित है, इनको क्लास में हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करते हैं, जिसके लिए आपको जो है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपको
आपको अवेलेबल हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्रदान की गई थी? जैसा कि मैंने कहा वीटो की पावर, तो वीटो की पावर का जो सही ऑप्शन है इसमें वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, पहली बार वीटो का पावर इसी अधिनियम ने दिया था, और जैसे मैंने पहले कहा कि पिट्स इंडिया एक्ट में पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं। फिर आते हैं हम लोग संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहली बैठक हुई थी उसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। और जिस समय ये पहली बैठक हुई थी, इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, यानी कि परमानेंट नहीं थे, नॉन परमानेंट थे, इंटरिम जो है वहां पर अध्यक्ष थे, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, He was the first interim chairman of the Constituent Assembly, फर्स्ट सिटिंग के दौरान। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ परमानेंट हम लोगों ने अध्यक्ष चुन लिया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो परमानेंट बन गए थे। फिर उनके अलावा एससी मुखर्जी और जो है टीटी कृष्णमचारी जी को वहां पर चुन लिया गया था एज अ उपाध्यक्ष दूसरी मीटिंग में। फिर 13 दिसंबर का दिन इसलिए भी जरूरी है कि इसी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसे अगले ही जो है वर्ष यानी कि 22 जनवरी 1947 को सिग्नेचर भी किए गए थे। और यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनमें से पहली बैठक कब थी, तो पहली बैठक का राइट आंसर है 9 दिसंबर। अंतिम दो प्रश्नों पर यदि मैं चर्चा करूं, देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, पूर्ण रूप से मैंने इस पर चर्चा की है, आप लोग इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है यहां पर समझ लीजिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की परिकल्पना या संकल्पना किस देश से ली गई है? कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्करेंट लिस्ट है अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लिया गया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। वहीं जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग जो है डिटेल्ड में चर्चा कर सकते हैं कि किस जगह से कौन सा जो है लिया गया है। 1935 से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ये कुछ प्रमुख सिद्धांत लिए गए हैं जिन पर चर्चा परिचर्चा की जा सकती है, जिनको जो है आप लोग यहां पर जान सकते हैं, तो ये प्रमुख हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मूल अधिकारों विच मीन्स द फंडामेंटल राइट्स और अल्पसंख्यकों हेतु यानी कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनके हेतु एक सलाहकार समिति बनाई गई थी, एन एडवाइजरी कमिटी ऑन दी फंडामेंटल राइट एंड दी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 7 पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी या डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको जो है इस समय चुना गया था मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो है उनके सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में। ये जो है मैंने बाकी के कुछ प्रमुख जो है संविधान सभा के निर्माण से संबंधित कार्य समितियों की चर्चा की है, आप इसको भी यहां पर जो है जान सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के अंतिम और अभ्यास प्रश्न की, और जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर 1909, 1919, 1935 और 1947। तो आप लोग जो है इसको जरूर आंसर कीजिएगा, और हम लोग जो है इसी तरीके से देखो कम क्वेश्चंस, लेकिन जो यहां से प्रश्न बनेगा उसको सटीक ढंग से आप सॉल्व कर पाए, इस उद्देश्य से एक एक चीजें बारीकी से आपको बताई जा रही हैं। तो उम्मीद यही है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है, अगर आपको जो है इंफॉर्मेटिव लगता है, मेहनत दिखती है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सपोर्ट जो है और अच्छे काम करने का जो है और ज्यादा मेहनत करने का जो है एक तरीके से इनकरेज करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।